अपने चेहरे की विकृति के कारण स्वर्णा अपने सहयोगियों के तानों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन शिवेन के लिए उसकी यह विकृति कोई माने नहीं रखती थी। शिवेन के उदार स्वभाव से हैरान स्वर्णा के सामने यह राज तब खुला जब वह शिवेन की अनुपस्थिति में उसके घर पहुंची। शिवेन दत्त के चार्ज लेते ही पूरे दफ्तर में खलबली मच गई कि दादा अड़ियल इंसान है। हाँ, चपरासी और मैकेनिक खुश हैं। दोनों की खुशी की वजह अलग अलग है। चपरासी तो इसलिए खुश है कि बाबुओं की तीमारदारी से उन्हें अब कुछ राहत मिलेगी। मैकेनिक खुश हैं कि शिवेन दत्त तकनीकी जानकारी रखते हैं और उनका चयन योग्यता के आधार पर हुआ है, किसी की सिफारिश से नहीं। दूर संचार विभाग के मैनेजर पद पर आंखें तो बहुत से लोग गड़ाए बैठे थे, मगर इनमें से एक भी तकनीकी जानकारी नहीं रखता था और विभाग को ऐसे इंजीनियर की तलाश थी जो आज के तेज रफ्तार संचार माध्यमों का सही ढंग से संचालन कर सके। इसीलिए चयन कार्यक्रम में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई। दूर संचार विभाग में काम करने वाली महिलाओं का अपना एक संगठन भी था जिसकी अध्यक्ष स्वर्णा कपूर थी। वह बोलती कम पर लिखती अधिक थी। आए दिन किसी न किसी पुरुषकर्मी की शिकायत लिखकर वह अधिकारी के पास भेजती रहती थी और पुरुषकर्मी अपना शिकायती पत्र पीए को कुछ देकर हथिया लेते थे। कहने का मतलब यह कि स्वर्णा कपूर किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। नई झाड़ू जरा जोरदार सफाई करती है। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए सभी पुरुषकर्मी कुछ अधिक चौकन्ने हो गए थे। शिवेन दत्त ने स्वर्णा कपूर को पहली बार तब देखा जब वह लंबी छुट्टी मांगने उनके पास आई। साड़ी का पल्लू शॉल की तरह लपेटे वह किसी मूर्ति की तरह मेज के पास जा खड़ी हुई। शिवेन दत्त खामोशी की उस मूर्ति को देखते ही हतप्रभ रह गए। स्वर्णा पलके झुकाए दृढ़ स्वर में बोली, अगर आप छुट्टी मंजूर नहीं करेंगे तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि मैं कभी छुट्टी नहीं लेती हूँ। शिवेन दत्त जैसे जाग पड़े, तो फिर आज क्यों? और वह भी इतनी लंबी छुट्टी ली जा रही है? M.A फाइनल की परीक्षा देनी है मुझे। शाम को काम खत्म कर शिवेन जाने लगे तो अपने पीए से पूछ बैठे, कब से है मिसेस कपूर यहाँ? 5 बरस तो हो ही गए हैं। पर सर, आप इन्हें मिसेज नहीं मिस कहिए। शट अप, शिवेन ने डांट दिया। बचपन में मेनिंजाइटिस होने से स्वर्णा का मुंह टेढ़ा हो गया और जवानी में वह हताश व कुंठित थी, क्योंकि दोनों छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी। स्वर्णा को सितार सिखाने वाली महिला, जिसे पति की जगह दूर संचार विभाग में नौकरी मिली थी, ने स्वर्णा को दूर संचार विभाग में काम करने का रास्ता दिखाया और वह टेलीफोन ऑपरेटर बन गई। शिवेन का अपने विभाग पर ऐसा दबदबा कायम हुआ कि हर बात में निंदा करने वाले भी अब उनकी बात मानने लगे। यही नहीं, उन्होंने अपनी मेजकुर्सी हाल में ही एक और लगवा ली ताकि सबको उनके होने का एहसास बना रहे। उनसे खार खाने वाले अधेड़ उम्र के सहकर्मी भी उनके विनम्र स्वभाव से दब गए। 3 महीने पलक झपकते ही निकल गए। स्वर्णा जब लौटकर दफ्तर आई तो किसी पुराने मंचले ने फप्ती कसी, डिग्री पर डिग्री लिए जाओ, बारात नहीं आने वाली। इस फप्ती से प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने का गर्व व खुशी मटियामेट हो गई। स्वर्णा ने एक बार फिर अपने आंसू पी लिए। शिवेन के पीए ने जाकर जब यह छिछोरा व्यंग्य उन्हें सुनाया तो वह भी तिलमिला पड़े, पर वह जानते थे कि स्वर्णा उनसे कहने नहीं आएगी। ही अंदर इस नई नियुक्ति को लेकर दफ्तर में काफी उथल-पुथल थी। आते जाते किसी ने वही पुराना राग छेड़ दिया, यार, नया न सही, 4 बच्चों वाला ही सही। स्वर्णा तिलमिला कर रह गई। घर आने के बाद रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली। दशहरे पर शिवेन ने 15 दिन की छुट्टी ली तो उनकी गैरमौजूदगी में स्वर्णा बिना किसी सहायता के विभाग सुचारू रूप से चलाती रही। इसी दौरान एक दिन घर पर शिवेन का फोन आया।
दफ्तर के बाबत औपचारिक बातें करने के बाद उसे बाजार की एक बड़ी दुकान के बाहर मिलने को कहा। स्वर्णा ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और मिलने चली गई। शिवेन ने उसकी पसंद से अपनी माँ और बहन के लिए कपड़ों की खरीदारी की, फिर दोनों एक रेस्तरां में बैठकर इधर-उधर की बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही स्वर्णा पूछ बैठी, बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया आपने? नहीं। शिवेन एकदम खिलखिलाकर हंस दिए और बोले, किसके बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। स्वर्णा अविश्वास से बोली, दफ्तर में तो सब कहते हैं कि आप 4 बच्चों के बाप हैं। स्वर्णा, मेरी उम्र 36 साल हो गई है पर मैं कुंवारा हूँ। अगर एक 30 साल की स्त्री कुंवारी हो तो लोग कहते हैं कि किसी ने उसे पसंद नहीं किया, मगर एक पुरुष अविवाहित रहे तो जानती हो लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, यही भ्रम बना रहे तो अच्छा है। शिवेन ने अपना हृदय खोल कर रख दिया था और स्वर्णा जीवन में पहली बार किसी की राजदार बनी थी। 2 दिन बाद शिवेन ने स्वर्णा को अपने साथ सिनेमा देखने के लिए आमंत्रित किया। इस बार भी वह घर से बहाना बनाकर शिवेन के साथ चली गई। यद्यपि इस तरह घर वालों से झूठ बोलकर जाने पर उसके मन ने उसे धिक्कारा था, मगर इस खतरे में बाजी जीत जाने का स्वाद भी था। कोई उसे भी चाह रहा था, यह एहसास होते ही उसके सपने अंगड़ाई लेने लगे थे। वह सुबह उठती तो अपनी उनीदी मुस्कान उसे समेटनी पड़ती, कहीं कोई कुछ पूछ न ले। अगली शाम वह उसी दुकान पर गई और अपने लिए सुंदर साड़ियां खरीद लाई। फिर जाने क्या सोचकर अपनी माँ के लिए ठीक वैसी ही साड़ी खरीदी जैसी शिवेन की माँ के लिए उसने पसंद की थी। माँ को लाकर साड़ी दी तो वह उदास स्वर में बोली, क्या मेरी तकदीर में बेटी की कमाई की साड़ी ही लिखी है? माँ, तुम यह क्यों नहीं समझ लेती कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? स्वर्णा अपनी खुशी में मिसेस ठाकुर को शरीक करने के लिए उनके घर की ओर चल दी। धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बता दिया। वह गंभीर हो गई, समझाते हुए बोली, स्वर्णा, तुम जवान लड़की हो, आगे पीछे सोचकर कदम उठाना। शिवेन बड़े ओहदे वाला इंसान है, क्या तुम्हें अपनी बिरादरी के सामने स्वीकार करेगा? कहीं ऐसा न हो कि जिस दिन उसे अपनी बिरादरी की कोई अच्छी लड़की मिले तो तुम्हें फटे कपड़े की तरह छोड़ दे। थोड़े दिनों की खुशी के लिए जीवन भर का दुख मोल लेना कहाँ की समझदारी है? अब अगर शिवेन बुलाए तो मत जाना। अगली बार शिवेन ने फोन पर उसे अपने घर आने के लिए कहा। स्वर्णा ने पहली बार टाल दिया, लेकिन दूसरी बार शिवेन ने फिर बुलाया तो उसने मिसेस ठाकुर को बताया। सुनते ही वह भड़क उठी, देखा ना, घर पर बुला रहा है। इसका इरादा कतई नेक नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। दीदी, अगर मैं नहीं गई तो भी वह बदला निकाल सकते हैं। मेरी नौकरी और पदोन्नति का भी तो ख्याल करो, सब उन्हीं की मेहरबानी है। टेलीफोन पर उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई बुरा इरादा होगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या न करूं। ठीक से सोच लो। स्वर्णा, जाना तो तुम्हें कल है। मिसेस ठाकुर के घर से लौटते समय आगे की सोचकर उसका गला सूखा जा रहा था। मन का तनाव उसकी नसों में बह रहा था। अनायास उसने महसूस किया कि वह नितांत अकेली है। उसके आसपास के सभी व्यक्ति जो उस पर अधिकार जताते हैं, किसी न किसी डर के अधीन हैं। अपनी अपनी सामाजिकता से बंधे पालतू पशुओं की तरह एक नियत जीवनयापन कर रहे हैं। दादी को जात बिरादरी का डर, पिताजी को अपने कर्तव्य से गिर जाने का डर, माँ को इन दोनों को नाराज करने का डर, और इन सब के नीचे लगभग कुचला हुआ उसका अपना अस्तित्व था। इन सब के विपरीत उसके मन को एक शिवेन ही तो था जो बादलों तक उड़ा ले जा रहा था। शिवेन का ख्याल आते ही उसका अंग झंकृत हो उठा। सहसा उसे लगा कि वह इतनी हल्की है कि कोई शिला उसे पूरी तरह दबा दे, नहीं तो वह उड़ जाएगी। वह अपने ही हाथ पैरों को कस कर समेटे गठरी सी बनी खिड़की के बाहर देखती कब सो गई उसे पता ही न चला।
सुबह आंख खुली तो उसकी नजर सामने अलमारी पर पड़ी, जिसके एक खाने में उसकी दोनों छोटी बहनों के विवाह की तस्वीरें रखी थी। उनके ठीक बीच में एक बंगाली दूल्हा दुल्हन की जोड़ी रखी थी, जो वर्षों पहले उसने एक मेले से खरीदी थी। सुबह उसने अपना फैसला फोन पर मिसेज ठाकुर को सुनाया। वह बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम आगे जाकर दरवाजा खुलवाना, बाहर ही खड़ी रहकर बात करना। यदि अंदर आने के लिए शिवेन जोर दे तो बताना मैं भी साथ हूँ। रिक्शे वाला भी हमारा अपना है, यदि जरूरत पड़ी तो शोर मचा देंगे। हिम्मत करके स्वर्णा शिवेन के घर चल दी। मिसेज ठाकुर भी रिक्शे में पीछे पीछे हो ली। शिवेन का मकान कई गलियों से गुजरने के बाद मिला था। स्वर्णा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक स्त्री कंठ ने कहा, कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाओ। स्वर्णा ने अपना नाम बताया और दरवाजा जरा सा खोला तो वह पूरा ही खुल गया। सामने आंगन में बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला उसे बुला रही थी। स्वर्णा ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके ठीक सामने 10 गज की दूरी पर मिसेज ठाकुर उसे अपने रिक्शे में बैठे बैठे देख सकती थी। बेटी शेफाली, देखो स्वर्णा आई है। शेफाली धड़धड़ाती हुई सीढ़ियों से उतरी और स्वर्णा को प्रेम से गले लगाया। शिबू ने बताया था कि आप आएंगी। वह कोलकाता गया है, परसों आ जाएगा। आइए, बैठिए। शेफाली को देखकर स्वर्णा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसका ऊपर का होंठ बीच में से कटा हुआ था। इसके बाद भी शेफाली ने सहज ढंग से उसकी खातिर की मांझी के पास रखे बेंत के मूढ़ों पर दोनों बैठीं बातचीत करती रहीं। नाश्ता किया और फिर शेफाली उसे अपना घर दिखाने के लिए अंदर ले गई। स्वर्णा ने देखा कि शिवेन के कमरे में ढेरों पुस्तकें पड़ी थी। एक कोने में सितार रखा था। शेफाली ने बताया, शिबू मुझसे 3 साल छोटा है और वह तुमको बेहद पसंद भी करता है। इससे पहले शिवेन ने कभी अपनी शादी की बात नहीं की थी। तुम पहली लड़की हो जो उसके जीवन में आई हो। आज से 20 साल पहले जब पिताजी का देहांत हुआ था तब मैं 19 साल की थी और शिवेन 16 का रहा होगा। इतनी छोटी उम्र में ही उस पर मेरी शादी का बोझ आ पड़ा। मेरा ऊपर का होंठ जन्म से ही विकृत था। विकृति के कारण रिश्तेदारों ने मेरे योग्य जो वर चुने उनमें से कोई विधुर था, कोई अपंग। स्वयं अपंग होते हुए भी लोग मुझे देखकर मुंह बना लेते थे। एक दिन एक आंख से अपंग व्यक्ति ने जब मुझे नकार दिया तो शिवेन उसे बहुत भला बुरा कहते हुए बोला कि चाय मिठाई खाने आ जाते हैं, अपनी सूरत नहीं देखते। इस बात को लेकर हमारे रिश्तेदारों ने हमें बहुत फटकारा। बस उसी दिन मैंने शिवेन को बुलाकर कह दिया कि बंद करो यह नाटक, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। शिवेन रोते हुए बोला, ऐसा मत सोचिए दीदी, मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करूंगा तो समाज यही कहेगा कि बाप रहता तो बेटी कुनारी तो न बैठी रहती। शेफाली स्वर्णा को बता रही थी। बाबा मेरी शादी करवा सकते थे क्या? क्या उनके पास देने के लिए लाखों रुपए का दहेज था? मैंने शिवेन से पूछा, अभी तू छोटा है तभी फर्ज की बात कर रहा है। कल को जब तू शादी लायक होगा तो क्या तू मेरी जैसी लड़की से शादी कर लेगा? दूसरों को क्यों लज्जित करता है? बस उसी दिन से उसने शपथ ले ली कि विकृत चेहरे वाली लड़की से ही शादी करूंगा। थोड़ा रुककर शेफाली फिर बोली, स्वर्णा, जिस दिन पहली बार उसने तुम्हें देखा था उसी दिन शिबू ने तुमसे शादी के लिए अपना मन बना लिया था। इस पर तुम इतनी गुणी निकली। अब तुम्हारी बारी है। घर-बार भी तुमने देख लिया है। बोलो, क्या कहती हो? स्वर्णा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। शेफाली ने उसे गले से लगाया। स्वर्णा चुपचाप उठी।
साड़ी का पल्लू पीछे से खींचकर सर ढक लिया और घुटनों के बल बैठकर मांझी के पांव छुए। स्वर्णा जाते समय धीरे से शेफाली से बोली, आज से चौथे दिन मैं आप सबका अपने घर पर इंतजार करूंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।